Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 6 of chapter number 15 बायोडाइवर्सिटी एंड उसका कंजर्वेशन. आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले पॉइंट का नाम है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखने वाले वेरिएशन को हम लोग कैसे उसके नेचुरल फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं. इनिशिएशन ऑफ टॉपिक के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई शुड वी कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए. बिफोर दैट एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स द कंजर्वेशन और वी कैन से दैट प्रोटेक्शन और maintenance of gene complex, species and ecosystem in their original form. कंजर्वेशन बोल सकते हो, प्रोटेक्शन बोल सकते हो, मेंटेनेंस बोल सकते हो. Conservation of biodiversity means that conservation of gene complexes, species and ecosystem. Now बहुत सारे ऐसे रीज़न है, some are obvious मतलब हम लोग समझ सकते हैं, and some others are not so obvious but all are equally important. कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन करने के पीछे रीज़न क्या है. वो रीज़न को हम लोगों ने 3 अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है. पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, जो हम लोगों को नैरो स्पेक्ट्रम में काम आता रहता है. सेकेंड वन इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड वन इज द इथिकल यूटिलिटेरियन, मतलब हमारा कुछ ना कुछ मोरल वहां पे बनता है. सबसे पहला पॉइंट आता है नैरोली यूटिलिटेरियन. नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन क्या बोल रहा है, इट क्रिएट अ लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. तो नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन एक ऑब्वियस है जो हम लोग समझ सकते हैं. ह्यूमन डिराइव गेट काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट फ्रॉम नेचर फूड. अब ये सीरियल्स है, पल्सेस है, फ्रूट्स है, फायरवुड है, फाइबर्स है, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जैसे कि टेनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, स्टिकी सब्सटेंसेस, परफ्यूम्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट. अब ये जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं, कहीं ना कहीं सभी के सभी हम लोगों को ज़्यादातर नंबर ऑफ प्लांट में से ही मिलते रहते हैं. और ये प्लांट तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है. Now more than 25% of the drugs currently sold सेलिंग जिनका किया जाता है इन दी मार्केट वर्ल्ड वाइड. मार्केट के अंदर जितनी भी ड्रग्स आजकल बेची जाती है उनमें से 25% आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन. जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो, आपको पता है टर्मेरिक. तो ऐसे तो कितने सारे नंबर ऑफ प्लांट्स है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है विच आर यूज्ड बाय द नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड. इवन आप लोगों को पता है कि डेंगू के अंदर WBC के नंबर कम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे पपीता, पपैया के लीफ को कंज्यूम करने की एडवाइस दी जाती है. क्यों? तो भाई उसके पास भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. So nobody knows how many more medicinally useful plants there are in the tropical rainforest waiting to be explored, discovered. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कितने सारे दूसरे ऐसे प्लांट हैं जिनके पास मेडिसिनली प्रॉपर्टी है, जिनको शायद अभी डिस्कवर्ड करना ही बाकी है. सो विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेस पुट इनटू द बायो प्रोस्पेक्टिंग. बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ऐसे टूल्स की ज़रूरत है जैसे कि मॉलिक्यूलर, जेनेटिक
and species level diversity for the product of economical importance. So with increasing resources, जितने resources बढ़ते जा रहे हैं, they are put into the bioprospecting. तो bioprospecting के examples आपको मैंने ब्रैकेट के अंदर दिया. Nations are endowed, provided with rich biodiversity, can expect to reap, obtain the enormous benefit. तो जितने जितने रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, शायद ये बायो प्रोस्पेक्टिंग की वजह से नेशन को बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी अगर मिलेगी, देन वी कैन सी दैट वी गेट अ लॉट्स ऑफ एनॉर्मस बेनिफिट्स. ये फर्स्ट रीजन था कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. नैरो यूटिलिटेरियन. पॉइंट नंबर 2, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन argument says that biodiversity play a major role in many ecosystem service. तो इकोसिस्टम की सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए भी शायद हमें बायोडाइवर्सिटी की जरूरत पड़ेगी, दैट नेचर प्रोवाइड्स. तो जो इकोसिस्टम हमको नेचर से मिली है उनका मेंटेनेंस करना हो, देन कंपलसरी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? बायोडाइवर्सिटी की. एक एग्जांपल दिया हुआ है, द फास्ट ड्विंडलिंग, फास्टली रिड्यूस्ड होने वाले अमेजॉन फॉरेस्ट की बात करो, इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अब आप सोचो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है, उनमें से 20% ऑक्सीजन तो खाली ये अमेजॉन फॉरेस्ट ही देता है. कौन सी प्रोसेस से? थ्रू दी फोटोसिंथेसिस. तो आप सोचो इसका इंपॉर्टेंस कितना सारा है. अब ये जो सर्विस हमें मिल रही है नेचर के थ्रू, उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू हो सकती है क्या? प्राइसलेस वैल्यू है ये, क्योंकि इसकी प्राइस डिसाइड नहीं हो सकती. You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen. कोरोना के टाइम पीरियड में ऑक्सीजन की जिसको कमी होती है उसी को ऑक्सीजन की प्राइस समझ में आ सकती है. सो आजू बाजू में कोई हॉस्पिटल में हो और उसने ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर लिया हो तो उसको पूछना उसकी कीमत कितनी है. Second, pollination is another service without which plant cannot give us the fruit or seed. सोचो pollination अगर नहीं होता तो शायद हमें फ्रूट और सीड मिल ही नहीं पाते, और बिना फ्रूट और सीड के जनरेशन नहीं चलती आगे. सो इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू दी पोलिनेटर्स लेयर, जैसे कि बीस है, बम्बल बीस है, बर्ड्स है, बैट्स है. अब सोचो ये बीस, बम्बल बीस, बैट्स, बर्ड्स अगर नहीं होते तो क्या होता? सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग पोलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पोलिनेटर्स. अगर हमें हाथों से ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास पोलिन ग्रेन लेके जाना पड़ता तो कितना कॉस्ट उसका काउंट करते? उसके पास एक क्वेश्चन मार्क है. इवन देर आर दी अनदर इंटेंजिबल, इनविजिबल, सीक्रेट बेनिफिट है दैट वी डिराइव फ्रॉम द नेचर, द एस्थेटिक प्लेजर, नेचुरल एन्जॉयमेंट. लोगों को 2-3 महीने के टाइम के बाद एक आध बार हिल स्टेशन पे जाने की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? माइंड फ्रेश करने के लिए. तो वो एस्थेटिक अपील की वजह से. सो एस्थेटिक अपील ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, बड़े बड़े ट्री हो उनके बीच में चलने का जो एन्जॉयमेंट है. सेकेंड, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लूम, फुल्ली ग्रॉन सीजन के अंदर फ्लावर्स अगर देखो तो वो देखने का एंजॉयमेंट कुछ अलग है. और वी कैन सी दैट वैकिंग अप टू अ बुलबुल्स सॉन्ग इन द मॉर्निंग. आजकल तो मोबाइल के अंदर अलार्म बजने के बाद हम लोग उठते हैं, पर अगर विलेज के एरिया में देखो तो ये बुलबुल के सॉन्ग के बजने के बाद उठने का कुछ अलग ही एस्थेटिक प्लेजर होता है. सो कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग? शायद हमें ये भी नहीं पता कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, कीमत कितनी होगी इसकी. एंड थर्ड रीजन है द इथिकल आर्ग्यूमेंट
for conserving biodiversity relate to what we owe, means pay to millions of plant, animal and microbe species with whom we share this planet. चलो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम लोग उनको क्या पे करते हैं वो कभी हमने नहीं सोचा, या तो शायद हमें पता ही नहीं है कि हम लोग उसको कुछ पे नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को पैसों से कोई मतलब नहीं है. सो फिलोसॉफिकली मतलब प्रिंसिपली और स्पिरिचुअली मतलब रिलीजियसली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल वैल्यू है, तभी उसको गॉड ने अर्थ की सरफेस के ऊपर जनरेट किया है. इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिकल वैल्यू टू अस. अब आजकल हमारे लिए तो डेफिनेशन अच्छे की क्या हो गई है, हमारे लिए काम का है तो अच्छा है, हमारे लिए काम का है तो बुरा नहीं, पर हरेक एनिमल्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज है, फिर चाहे वो हमारे लिए काम का हो या ना हो. सो वी हैव अ मोरल ड्यूटी, हमारी वो मोरल ड्यूटी है टू केयर फॉर देयर वेलबीइंग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लिगेसी, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन. सो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी केयर करना और ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को जैसे है वैसे ही मैनर में फ्यूचर वाली जनरेशन को आगे पास आउट करना. सो अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि पहले हमने डिस्कस किया व्हाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. सो व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड. अब पूरी की पूरी इकोसिस्टम को अगर आप प्रोटेक्ट करते हो तो बायोडाइवर्सिटी के तीनों लेवल प्रोटेक्ट हो जाते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को अगर आप सेव करो टू सेव द टाइगर, तो टाइगर को सेव करने के लिए हमें क्या करना है, पूरे फॉरेस्ट को सेव करना है. सो अगर टाइगर जहां पे है उसी जगह पे उसको प्रोटेक्ट करने वाले अप्रोच को बोला जाता है, दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू, ऑन साइट कंजर्वेशन. तो एनिमल प्लांट जहाँ पे है उसी एरिया में अगर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है तो वो है इन सिटू कंजर्वेशन. हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और प्लांट इज एंडेंजर्ड, थ्रेट, तो एंडेंजर और थ्रेट का एक सिंपल मतलब होगा कि ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, लॉस होने का रिस्क ज़्यादा हो इन वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर, कि आने वाले फ्यूचर में शायद ये एनिमल के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है. एंड नीड्स अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, और अगर हमें इमीडिएटली कोई ना कोई स्टेप्स लेने पड़े उसको एक्सटिंक्ट होने से रोकना हो तो सो उस टाइम पे जो अप्रोच यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है XC2, ऑफ साइट कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच. सो दो अप्रोच आपको मैंने बताया, इन सिटू, XC2. इन सिटू का मतलब है ऑन साइट, एनिमल और प्लांट जहां पे है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर प्रोटेक्शन मिलेगा, दिस इज द इन सिटू कंजर्वेशन. और अगर वहां से उसको लेकर के कोई दूसरी जगह पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, देन दिस इज द XC2 कंजर्वेशन. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं XC2 कंजर्वेशन क्या है. सो ये अप्रोच में क्या किया जाता है, थ्रेटेंड का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स के एक्सटिंक्ट होने का रिस्क ज़्यादा हो, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से ले लिया जाता है एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. तो उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको लेकर के ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे उनका प्रोटेक्शन होगा, उनकी स्पेशल केयर होती है. सो उसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. जूलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं जो एनिमल्स के लिए स्पेशल होता है, बोटनिकल गार्डन आप बोल सकते हैं, हर्बल गार्डन मतलब स्पेशल मेडिसिनल प्लांट्स के लिए होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एनिमल्स के लिए. सो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, हर्बल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इवन सीड बैंक बोलो, जीन बैंक बोलो, कल्चर का कलेक्शन स्पेशली किसके लिए, फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो देर आर द मैनी एनिमल्स
that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park. Listen, theoretically अगर आप देखो तो वाइल्ड एरिया के अंदर बहुत सारे एनिमल्स है वो लॉस हो चुके होते, पर वो एनिमल्स आजकल जूलॉजिकल पार्क में आप लोगों को देखने को मिलते हैं. नाउ इन रिसेंट ईयर XC2 कंजर्वेशन जो है हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग अ थ्रेटेंड स्पीसीज इन एनक्लोजर. थ्रेटेंड स्पीसीज, जो स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के चांस ज़्यादा हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए XC2 कंजर्वेशन के पास एक एडवांस टेक्निक अवेलेबल है. सो वो एडवांस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सो नाउ गैमेट्स और थ्रेटेंड स्पीसीज. सो गैमेट्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का जो यूनिट है कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल मीन्स लिविंग एंड फर्टाइल कंडीशन. जो क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है. ऐसी कंडीशन में उसको लॉन्गर पीरियड के लिए रखा जाता है यूजिंग अ टेक्निक, और वो टेक्निक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक. सो ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव यूनिट हो, फिर चाहे वो स्पर्म हो, एग हो, उनको डिप फ्रोजन किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर. बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसको डिप फ्रोजन किया जाता है. तो वो टेक्निक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक. सो उसके एग्जांपल्स में नंबर 1 दिया हुआ है, एग और स्पर्म कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो. लिसन, इन विट्रो मतलब आपको मैंने बताया है लेबोरेटरी कंडीशन. सो लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन करना. एंड प्लांट कैन बी प्रोपागेटेड यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड. तो ऑलरेडी आप लोगों को टिश्यू कल्चर मेथड क्या है वो पता. सो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर मैंने बात की थी बहुत ही लो टेम्परेचर रखने की. तो वो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विथ लिक्विड नाइट्रोजन. और ऐसी बैंक को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है क्रायो बैंक. नेक्स्ट, seeds of different genetic strains of commercially important plant can be kept for a long period in the seed bank. तो आपको डायग्राम के अंदर एक दिख रहा है सीड बैंक, जिसके अंदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट के जेनेटिक स्ट्रेन को बहुत टाइम तक स्टोर किया जाता है. सो दिस इज द सीड बैंक. वैसे ही डायग्राम के अंदर आपको एक दिख रहा है जीन बैंक. सो जीन बैंक भी वही काम करता है कि भाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट हो वैसे जीन्स को स्टोर किया जाता है. सो जीन बैंक कलेक्शन हैव ओवर 34,000 सीरियल्स एंड 22,000 पल्सेस के जीन्स जीन बैंक के अंदर एट प्रेजेंट स्टोर्ड किए गए हैं. नेक्स्ट वन, बायोडाइवर्सिटी नोस नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज. यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए. एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस. यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्री को साइड में छोड़ करके हर एक नेशन की ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बायोडाइवर्सिटी को हो उतना कंजर्व करना. सो हिस्टोरिक कंजर्वेशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको बोला जाता है द अर्थ समिट, या तो उसको कभी कभार रियो समिट के नाम से जाना जाता है, या तो उसे बोला जाता है रियो कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पे हुआ था? रियो डे जेनेरो, मतलब ब्राज़ील के अंदर का एक सिटी है, इन 3 to 14 जून ऑफ 1992. सो ये कॉन्फ्रेंस में कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अ अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट. तो हर एक कंट्री को एक ही बात बोली गई थी कि हो सके उतना बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करो और उसमें से मिलने वाले बेनिफिट्स का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करो. सो इन अ फॉलोअप, चलो कि भाई ये कॉन्फ्रेंस तो हो गई. 1992 के अंदर सब लोगों ने ये तो बोल दिया कि भाई हम लोग उसका कंजर्वेशन करेंगे. सो
In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development are held in 2002 in Johannesburg, South Africa. 10 साल के बाद सभी कंट्रीज को फिर से एक साथ इकट्ठा किया गया था. 190 countries are pledged their commitment to achieve by 2010 कि भाई 2010 तक हमें बायोडाइवर्सिटी का हो सके उतना मैक्सिमम कंजर्वेशन करना है. सो अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट अ ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल. सो शायद ये वर्ल्ड समिट या तो रियो समिट की अगर बात करो तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत इफेक्ट पड़ी है और करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर बहुत सारा रिडक्शंस हुआ है. सो दिस आर दी XC2 approach for the conservation of biodiversity. Thank you very much. Jai Hind.